मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मानव जनन चैप्टर पिछले लास्ट टॉपिक में ख़त्म हो गया था। आज हम उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो अभ्यास प्रश्न है पाठ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यहाँ पे हम बात करते हैं जो पहले क्वेश्चन का जो क है जिसमें लिखा है कि मानव की उत्पत्ति जो होती है उत्पत्ति वाला है क्या, लैंगिक जनन की अलैंगिक जनन। तो आपको भी पता है कि लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें दो नर और मादा मिलकर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, तो उससे बच्चे का जन्म होता है, तो ये लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन क्या होता है? जब सिंगल पेरेंट होता है, अकेला जनक होता है और वह जब बच्चे अपने जैसे शिशु का निर्माण करता है तो वो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो इसमें जो जैसे अमीबा हो गए, हाइड्रा हो गया, तो ये छोटे जीव क्या करते हैं, वो अलैंगिक जनन करते हैं। तो यहाँ मानव क्या है, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो क के रिक्त स्थान में हम लैंगिक जनन भरेंगे। बात होती है मानव है अंड प्रजक या सजीव प्रजक या अंड जरायुज। अब इसको ध्यान से समझते हैं। अंड प्रजक किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अंडे को जन्म देते हैं वो अंड प्रजक कहलाते हैं, और वो जीव जो बच्चे को जन्म कराते हैं उसको सजीव प्रजक कहते हैं। अंड प्रजक को अंग्रेजी में कहेंगे तो ओवीपैरस, और सजीव जो होते हैं उसको विविपैरस कहते हैं। और एक है अंड जरायुज जिसको ओविविपैरस कहते हैं। तो अंडे देने वाले समझ में आ गए, बच्चे देने वाले समझ में आ गए, लेकिन ओविविपैरस क्या होते हैं, अंड जरायुज क्या होते हैं? अंड जरायुज का मतलब कि वो अंडे तो देंगे, लेकिन वो अंडे तब देंगे जब वो विकसित हो जाएगा शिशु। अंडा माँ के पेट में ही रहेगा और वो भ्रूण विकसित होता रहेगा, और जब वो विकसित हो जाएगा तब वो अंडा शरीर से बाहर आएगा और तब बच्चा वो बाहर निकलेगा। इसमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता। जबकि और में देखे होंगे जो ओविपैरस होते हैं, अंड प्रजक होते हैं, वो अंडे बाहर देंगे, फिर उसको कुछ समय तक सेते हैं, फिर उसमें बच्चे का निर्माण होता है, तब वो अंडा तोड़ के बाहर निकलते हैं। जबकि ओविविपैरस में क्या होता है, वो अंडा अंदर ही माँ के गर्भ में रहता है। तो मानव क्या है, एक सजीव प्रजक है, विविपैरस है। अब फिर ग वाले को रिक्त स्थान को देखते हैं। मानव में बाह्य निषेचन पाया जाता है कि आंतरिक निषेचन? बाह्य निषेचन का मतलब क्या हुआ कि जब अंडाणु और शुक्राणु बाहर मिलते हैं तो उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और जब शुक्राणु कहाँ, जनन स्त्री जनन अंग के अंदर प्रवेश करते हैं और उससे भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो इसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो मानव में क्या पाया जाता है? आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अगली बात है कि नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, अगुणित की द्विगुणित। अब थोड़ा अगुणित और द्विगुणित को समझते हैं कि जो मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं सामान्य कोशिकाओं में, वो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, जो 46 होते हैं इसको हम द्विगुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणित कहेंगे। अब होता क्या है, जब जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में जो 4 कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो युग्मक बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं, तो उनमें 23 होती है, और वो क्या कहलाते हैं? अगुणित कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुणसूत्र होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, तो उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो क्या होगी? आधी होगी। तो जो नर युग्मक क्या होते हैं? शुक्राणु। मादा युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु। ये क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। फिर अंगा का क्वेश्चन है रिक्त स्थान का कि युग्मनज होता है। युग्मनज क्या किसे कहते हैं? युग्मनज किसे कहते हैं? जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। अंडाणु है, ये अंडाणु है, और इसके साथ क्या मिला? शुक्राणु। ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज। अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 मिलेगा तो 46, यानी जो युग्मनज होता है जिसको जाइगोट कहते हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगर 46 है तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विगुणित। तो जो युग्मनज बनता है, जो जाइगोट बनता है मानव में, वो क्या होता है? द्विगुणित होता है। अब बात होती है कि एक परिपक्व पुटक यानी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल में अंडाणु को मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिगर में देखिएगा। इसमें होता क्या है कि जब 13वें 14वें दिन
जो एक हार्मोन्स होता है जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, इसकी मात्रा अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ती है और वो ग्रेफियन फॉलिकल को दीवार को तोड़ देती है, जिससे अंडाणु बाहर निकल आता है, वो बाहर निकल आता है। इसको हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के खाली स्थान में क्या भरेंगे? अंडोत्सर्ग। तो अंडाणु से ग्रेफियन फॉलिकल के अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब 6 वाला जो है उसको हम देखते हैं। अंडोत्सर्ग ओवुलेशन में कौन सा नामक हार्मोन्स द्वारा प्रेरित होता है? अंडोत्सर्ग किस हार्मोन्स के द्वारा प्रेरित होता है उसमें लिखना है। तो जो वो अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन होता है, वह LH हार्मोन्स जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, ये क्या होता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यही क्या करता है? ग्रेफियन फॉलिकल को तोड़ने में मदद करता है, जिससे अंडाणु बाहर आते हैं। तो यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होगा। अब ज वाला पढ़ते हैं कि नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या है? नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। जब दोनों आपस मिलते हैं तो युग्मनज बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। तो यह प्रक्रिया जिसमें क्या होते हैं? अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, वह प्रक्रिया निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि निषेचन में संपन्न होते हैं। निषेचन कहाँ पे संपन्न होता है? मानव में अगर निषेचन की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, ये स्त्री जनन अंग है। अब स्त्री जनन में क्या होता है? योनि से शुक्राणु आते हैं और वो गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यहाँ तक वो शुक्राणु आते हैं। अब ये शुक्राणु अगर उस समय पे आते हैं जबकि माहवारी का 14वां दिन होगा तो वहाँ से अंडाणु निकलेगा। वो अंडाणु जैसे निकलेगा उसी समय अंडवाहिनी में शुक्राणु भी पहुँच जा रहे हैं। तो जो अंडवाहिनी का जो एम्पुला होता है, एम्पुला रीजन, यहीं पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और यहीं पे शुक्राणु और अंडाणु बाहर निकलते हैं। तो बात करें निषेचन कहाँ पे संपन्न होगा, तो अंडवाहिनी के एम्पुला या एम्पुला भाग में निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है। बात होती है कि युग्मनज जाइगोट विभक्त होकर किस चीज़ की रचना करता है, और जो गर्भाशय में अंतर्रोपित इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेड हो जाता है। अब अंतरोपण क्या होता है इसको समझते हैं। अंतरोपण का क्या मतलब होता है? इस फिगर को देखिएगा, निषेचन हो गया। अब जो जाइगोट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और साथ में इसमें समसूत्री विभाजन होता जाएगा, और जब वो आगे बढ़ता चला जाएगा तो उसमें लगातार 2 से 4 कोशिका, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरीके से कोशिकाएं बनती हैं। तो एक मोरूला अवस्था आती है जिसको तोतक कहते हैं, उसमें 16 और 32 कोशिकाएं होती हैं। फिर आगे चल के उसमें एक गुहा का निर्माण हो जाता है जिसको ब्लास्टोसील गुहा कहते हैं। अब इस संरचना के हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील कहते हैं। ये ब्लास्टोसील जब गर्भाशय की अंतः स्तर एंडोमेट्रियम में आता है तो आके उस दीवार पे चिपक जाता है, और तो ये अवस्था कौन सी हुई? ब्लास्टोसिस्ट हुई। तो ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था ही क्या होती है? उस गर्भाशय की दीवार में चिपकती है। अब त वाला जो लास्ट रिक्त स्थान वो है क्या? भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना क्या कहलाती है? उसको हम अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अब होता क्या है कि जो ब्लास्टोसिस्ट वो अंदर आई तो उसकी जो बाहरी दीवार होती है जिसको ट्रोफोब्लास्ट या पोस्कोर कहते हैं, उसमें उंगली जैसी संरचनाएं बनी होती हैं। वो गर्भाशय की अंतःस्तर एंडोमेट्रियम में भी उंगली की तरह संरचनाएं होती हैं और दोनों आपस में क्या होता है? इस तरीके से फ्यूज हो जाती हैं, और जैसे आपस में मिल जाती हैं, इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, तो उससे एक संरचना बनती है जिसको हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। यह क्या करती है? उस भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण देने का काम करती है, साथ में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको बाहर भी निकालने का काम करती है। और जब थोड़ा और समय हो जाता है तो इससे कई हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे HCG और HPL, ये हार्मोन्स निकलते हैं जो कि काफ़ी भ्रूण के विकास में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे हमने रिक्त स्थान को पढ़ लिया है। आगे जो होंगे फिर आगे क्वेश्चंस को हम आगे डिटेल में देखेंगे। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।